हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो, डेली करंट अपडेट्स की वीडियो। डेट क्या है? 24 अप्रैल 2023। तो 24 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस युवा पोर्टल। तो पहले हमको सबसे पहली बात जाननी है कि जितेंद्र सिंह किस चीज के मिनिस्टर है। यूनियन मिनिस्टर तो है, केंद्रीय मंत्री तो है, लेकिन किस चीज के हैं। फिर दूसरी चीज क्या जाननी है कि युवा पोर्टल क्या है। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं जितेंद्र सिंह जी हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। कौन? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। ओके, चलिए अब देखते हैं युवा पोर्टल क्या है। देखिए, युवा पोर्टल का मतलब है कि पोर्टल स्पेशली किस चीज के लिए बनाया गया। इस पोर्टल का एम है, मतलब ये क्या करना चाहता है ना। ये पोर्टल क्या करना चाहता है कि जो भी नए स्टार्टअप हैं, जो भी यंग स्टार्टअप का मतलब जो नए स्टार्टअप है, बहुत ज्यादा समय जिनको नहीं हुआ है ना, उनको देखे, उनको बोला, मतलब उनको ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब ये पूरा क्या करेगी, इनको देखा करेगी, है ना। जितनी भी उनकी क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, इसका पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का मतलब कि आगे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज क्या करेगी, ये ऑब्जर्व करेगा। ये जो युवा पोर्टल है उन सबको देखेगा, ठीक है। उनकी जो भी प्रोग्रेस होगी उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और फिर उस हिसाब से उनको क्या करेगा, उस हिसाब से उनको मदद करने की कोशिश करेगा। युवा पोर्टल का काम क्या है? रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना जो भी नए स्टार्टअप होंगे, जो भी नए यंग स्टार्टअप होंगे, और फिर उनकी हेल्प करना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। अगर उनको कोई भी चीज नहीं हो पा रही है तो कोई भी कहां पे युवा पोर्टल पे जाके पूछ सकता है, देख सकता है, कोई भी क्वेश्चन देखा जा सकता है इस युवा पोर्टल पे जाके, ठीक है। उनका सारा कुछ क्या होगा, उनकी सारी कुछ डिटेल जब यहाँ पे हुआ करेगी, पूरा एक डाटाबेस बना हुआ होगा, है ना। और किसी को कोई परेशानी है तो वो एक्सपर्ट से जाके कोई भी यहाँ पे सवाल पूछ सकता है युवा पोर्टल पे जाके, ठीक है। तो ये है किस लिए? जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको मदद करने के लिए युवा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और लॉन्च करी है, जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब। 1 वीक 1 लैब। अब ये क्या है? ये भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव 1 वीक 1 लैब। और इसमें क्या होगा कि देखिए, आप पूरे साल, है ना, किसी भी समय 24 घंटे आप इस युवा पोर्टल की मदद लेके कुछ भी अपना जो भी आपको काम है वो कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो ले सकते हो। लेकिन हर बार क्या होगा, एक वीक, है ना, एक बार हफ्ते में जब भी मीटिंग हुआ करेगी इस चीज की, है ना, जब भी मीटिंग हुआ करेगी, क्योंकि जो भी नए स्टार्टअप्स होंगे उनकी मीटिंग हुआ करेगी, तो उस समय पे एक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया जाया करेगा, एक 1 वीक 1 लैब। इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पे आना चाहता है, इसका हिस्सा बनना चाहता है इस मीटिंग का, वो आएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, परफॉर्म करके दिखाएगा। उसको क्या दी जाएगी, उसको लैब दी जाएगी और वो परफॉर्म करके दिखाएगा कि इसको स्टार्टअप क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, आगे क्या इसका गोल है, क्या अचीव करना चाहता है, वो सब वो यहाँ पे दिखा सकता है। अपना जो स्टार्टअप होगा उसका पोटेंशियल दिखा सकता है। कहाँ पे? ये पूरा एक हफ्ता होगा, यहाँ पे जो मीटिंग चलती रहेगी, तो वहां पे वो अपना क्या दिखा सकता है, वहां पे अपना पोटेंशियल दिखा सकता है कि उसका जो स्टार्टअप है वो कैसे वो आगे चलाना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या उसको मदद चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें वो अपनी यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपनी जो परेशानी है या फिर आपकी जो अचीवमेंट है वो सब दिखा सकते हो, ताकि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ताकि आप इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो सब ऑनलाइन होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके, और एक ये पूरी जहां मीटिंग हो रही होगी वहां पे एक हफ्ता इसी के लिए होगा, स्पेशली कोई भी स्टार्टअप आ सकता है और यहाँ पे आके अपना जो भी काम है वो दिखा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव 1 वीक 1 लैब। अब ये हुआ किस लिए? ताकि जो इंडिया का स्टार्टअप कल्चर है, इसको बूस्ट मिल सके इंडिया में जो है। और देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, बहुत सारी नई नई कंपनी खुल रही हैं, बहुत सारी नई नई कंपनी यूनिकॉर्न्स भी बन रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना, बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो इंडिया में और ज्यादा अच्छी कंपनी, जो भी चीज की प्रॉब्लम है उन सब चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अलग अलग कंपनी जो है वो खुले, ठीक है। अलग अलग जो नई नई कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, सब खुले,
इसी वजह से ऐसे जो पोर्टल हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे स्टार्टअप इंडिया, इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के रूप से चल रहा है कि स्किल्ड हुई है आप, फिर आप अपना स्टार्टअप खोलिए, आप कहीं काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है ताकि हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, उसका प्रोग्रेस किया जा सके। उसी में ये स्टार्टअप्स भी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसी वजह से इनको भी बूस्ट करने के लिए ये अलग अलग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। उसी में एक है ये युवा पोर्टल जो नया लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। क्या? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 किसने निकाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने। देखिए ये जो रूल्स लेके आए गए हैं ना केंद्रीय सरकार के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद लेके लिए आए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उनके पास एक पिटीशन आई थी। क्या पिटीशन थी कि जो जगह है वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। स्ट्रीट डॉग्स मतलब जो आपकी गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं, है ना, तो स्पेशली उन्हीं के लिए ये, स्पेशली कुत्तों के लिए ये जो आपका ये है, ये जो रूल्स लाए गए हैं स्पेशली कुत्तों के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे सब जानवर पर फोकस किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने क्या किया था? इसने एक पिटीशन डाली थी कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, बहुत सारे इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। ह्यूमन और जो डॉग्स हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, है ना, लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, लोग उनको मार देते हैं, कुत्तों को वगैरह को। ठीक है, तो ये सब है, ये सब जो परेशानियां हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए क्या लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लाना चाहिए। अब कैसे? कि देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए एक जगह बहुत सारे कुत्ते होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं? रीलोकेट कर देते हैं। रीलोकेट का मतलब यहाँ से उठा के उनको कहीं और छोड़ देंगे जहां पे कम है ना। अब इससे परेशानी तो सॉल्व होगी नहीं, इससे परेशानी तो सॉल्व होगी नहीं। तो इसी वजह से ये जो रूल्स है लाए गए हैं, ये रूल्स जो है हर एक जगह पे जो, अभी इसको लागू कौन करेगा रूल्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो निकाल दिया रूल, है ना। अब लागू करने की जिम्मेदारी किस पे आएगी? लोकल अथॉरिटीज पे आएगी, स्टेट्स पे भी नहीं आएगी, जो राज्य सरकार है उन पे भी नहीं आएगी। वो थोड़ी हर जगह पे जा जाके देखेंगे कहाँ पे कुत्ते हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे कैसे नहीं करना है। कौन करेगा इनको? जो लोकल बॉडीज होंगी। लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, है ना, गांव की पंचायत हो गई, है ना, ये सब कौन करेगा? इन सबको देखेगा। समझ गया आप? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, ये सब कौन कर, ये सब क्या करेंगे? ये सब ये जो रूल्स है ये अच्छे से फॉलो हो, इनको देखेंगे। समझ गए? ये सब इन रूल्स को अच्छे से फॉलो हो, इनको देखेंगे। तो क्यों लाए गए ये रूल? आप समझ गए ना। जो स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अब जो स्टेट्स में, जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उनको ये रूल्स भेजेगी कि इनको फॉलो करिए, इनके ऊपर काम करिए। और फिर उसके बाद ये जो राज्य सरकार है वो अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और जो आपके पंचायत होंगे उनके पास ये रूल्स भेजेगी और फिर उसके बाद उनको फॉलो करना है। ठीक है, ताकि कंट्रोल किया जा सके एनिमल बर्थ को, क्योंकि बहुत सारे जानवर हो रहे हैं, इस वजह से उनको कंट्रोल किया जा सके। समझ गया आप? चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। सेंट्रल अपॉइंट्स अरुण सिन्हा। सेंट्रल अपॉइंट्स अरुण सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। दोबारा से, सेंट्रल अपॉइंट्स अरुण सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। तो किसको चुन लिया है? अरुण सिन्हा को। सेंटर मतलब केंद्र ने क्या चुन लिया है? चेयरमैन। कहां का? NTRO। NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक इंटेलिजेंस यूनिट है। क्या है? एक इंटेलिजेंस यूनिट है। बेसिकली ये NSA के अंदर काम करती है। NSA मतलब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कौन है इस समय पे? अजीत डोभाल जी। कौन? अजीत डोभाल जी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनके अंडर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करती है PMO ऑफिस में, सॉरी PMO में। PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इनका जो ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी बिल्डिंग है जहां पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वगैरह सारा कुछ है, वहीं पे इनका भी ऑफिस है। किसका? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसका काम क्या है? अब आपको जानना है इसका काम क्या है। क्या है? ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या है? टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। देखिए इसका काम बेसिकली क्या है? पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना, चाहे टेक्निकल बेसिस पे या बिना टेक्निकल बेसिस पे, नॉन टेक्निकल बेसिस पे इंफॉर्मेशन को गैदर करना। गैदर मतलब इकट्ठा करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर इसको आगे जो हमारी इंटेलिजेंस क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, जैसे हो गई आईबी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गई आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन सबके पास क्या करना, उस इंफॉर्मेशन को भेजना, ठीक है, उन सबके पास उस इंफॉर्मेशन को भेजना ताकि वो एक्शन ले सके उस सब चीज पे, समझ रहे हो आप। तो इसका काम क्या है, एनटीआरओ का, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना जो जिसकी भी जरूरत है, और फिर इसको रेलिवेंट मतलब जिस उसको अथॉरिटी को इसे भेजना है उसको इसे भेजना, आगे का काम फिर अथॉरिटी करेगी, ठीक है। किसके अंडर काम करती है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर, जो इस समय पे कौन है, अजीत डोभाल जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ठीक है। ये 2004 में बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा, 2004 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। चाइना विल नॉट अटेंड फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। तो चाइना क्या नहीं अटेंड करने वाला, चाइना फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है उसको अटेंड नहीं करने वाला, जो कहां पे होने वाली है, जो होने वाली है नई दिल्ली में, मतलब इंडिया में होने वाली है, नई दिल्ली मतलब वही इंडिया में होने वाली है। तो अब पहले इसके बारे में क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले हम बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में जानते हैं, जो बुद्ध धर्म है उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, या फिर देखते हैं कैसे चलता है काम, है ना, धीरे धीरे करके जाएंगे। पहले हम देखते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन। देखिए बुद्धिस्ट रिलीजन जो है ना, जो बौद्ध धर्म है, ये हुआ कहां पे, मतलब स्टार्ट कहां पे हुआ था, ये इंडिया में, भारत में स्टार्ट हुआ था। अगर इंडिया की बात करूं मैं, भारत जो हमारा देश है उसकी बात करूं, तो इसमें हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सारे जो धर्म है, ये सारे जो धर्म है, ये कहां पे शुरू हुए हैं, ये भारत में, इंडिया में शुरू हुए हैं, ठीक है। ये जो सारे के सारे धर्म है ये इंडिया में शुरू हुए हैं। और अगर बौद्ध धर्म की बात करूं तो किसने शुरू किया था, वैसे हम उनको जानते हैं गौतम बुद्धा के नाम से, लेकिन उनका जो नाम था वो क्या था, उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। जब तक वो बुद्धा नहीं बने थे, जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म शुरू नहीं किया था, उससे पहले उनका नाम क्या था, उससे पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में जगह है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहां पे हुई थी, वो हुई थी बिहार में। बिहार में आप चले जाओगे तो अभी भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं, बोध पेड़, ठीक है, बोध ट्री बोलते हैं, या फिर गया, बोध गया पेड़ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। गया जो जगह है बिहार में, वहां पे वो पेड़ है, ठीक है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां हुई थी, बिहार में, मतलब भारत के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से बोल है कि जो बौद्ध धर्म है वो कहां शुरू हुआ है, भारत में शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 2017 से चाइना 2017 से चाइना एक चीज कर रहा है, क्या कर रहा है कि जितने भी उनके जानने वाले हैं और अपने अपने मतलब जो अपना देश है उसमें क्या चीज फैला रहा है कि जो गौतम बुद्धा थे ना, जो गौतम बुद्धा थे वो चाइना के थे। क्या फैला रहा है, वो चाइना के थे, गौतम बुद्धा जो है वो चाइना के थे। तो चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो ये बौद्ध धर्म है इसको कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे भी चाइना का बना लिया जाए, है ना। ये बौद्ध धर्म जो है इसको चाइना का बना लिया जाए। अब इससे फायदा क्या होगा चाइना को, देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखिए जिस देश पे चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, कौन सा, तिब्बत, यहां पे कौन सा धर्म फॉलो किया जाता है, यहाँ पे फॉलो किया जाता है बौद्ध धर्म। और आसपास के और जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं जो चाइना के आसपास, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, है ना, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब चाइना ये प्रूफ कर देगा पूरी दुनिया में कि ये चाइना से शुरू हुआ था धर्म, बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध थे चाइना से थे, तो ये क्या करेगा, उन देशों में जाके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका है, यहाँ पे बौद्ध धर्म फॉलो होता है श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जाके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है ना। ऐसे कर सकता है कि देखो हमारे यहाँ शुरू हुआ था बौद्ध धर्म, गौतम बुद्धा हमारे यहाँ के थे, फिर आप बुद्ध जो धर्म है उसको फॉलो करते हो, साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या करेगा, चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां पे शुरू कर देगा। और जो देश है जो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं वहां पे भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी कोशिश में चाइना क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म की कोशिश कर रहा है कि इसको बोला जाए कि ये चाइना का रिलीजन है। जो गौतम बुद्धा थे वो चाइनीज ओरिजिन के थे, चाइना के थे, ठीक है। इस चीज की कोशिश कर रहा है चाइना 2017 से। तो चाइना के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इस चीज को बोल रहे हैं। तो फिर अब क्या हुआ है, पहली फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है कहां पे, इंडिया में। किसके द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। कब से कब तक हो गई है, मतलब हो चुकी है 20 से 21 अप्रैल 2023 में मीटिंग हो चुकी है, ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है।
ये जो मीटिंग है ऑलरेडी हो चुकी है, 20 से 21 अप्रैल 2023 में ये हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे इसको ऑर्गेनाइज, इस मीटिंग भी क्या करने, इसको शुरुआत करने, इसको भाषण दिया था वहां जाके उन्होंने, ठीक है। इससे ये जो पूरी मीटिंग थी इसको वहां पे उसके लिए गए थे कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और दलाई लामा भी यहाँ पे आए थे, कौन, दलाई लामा। अच्छा, आपने दलाई लामा जी के नाम तो सुना ही होगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैंने यहाँ क्या बात करी, तिब्बत की, ठीक है। तिब्बत के रहने वाले थे कौन, दलाई लामा। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद ये भारत में आके रहने लगे थे दलाई लामा, ठीक है। वहां से उसको छोड़ के एक्साइल में रहने लगे थे, वहां से निकल के और भारत की धर्मशाला में रहते हैं। कहां पे, धर्मशाला में, दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है। और ये है कौन, देखिए जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, उसमें बहुत बड़े बड़े जो बाबा होते हैं ना, बहुत बड़े बाबा जिनकी बहुत मान्यता होती है, जिनको एकदम भगवान के थोड़ा नीचे माना जाता है। उसी तरह क्या होता है, मुस्लिम धर्म में होते हैं बहुत सारे मौलाना होते हैं, उनको बहुत ऊंचा माना जाता है। उसी तरह बौद्ध धर्म में दलाई लामा, दलाई लामा जो है, इनका नाम दलाई लामा नहीं है, इनकी पोस्ट का नाम दलाई लामा है, जिस पोस्ट पे बैठते हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन एक बार में एक ही दलाई लामा हो सकता है, इसलिए इनको दलाई लामा ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दलाई लामा है, उसी तरह बौद्ध धर्म में इनकी पोस्ट है, ठीक है। बौद्ध के बिल्कुल गौतम बुद्धा जी हैं, उनके बिल्कुल नीचे मानते हैं किसको, दलाई लामा को, ठीक है। दलाई लामा भी इस मीटिंग में जाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में जा रहे हैं हमारे देश के, समझ रहे हो आप। तो इसी बात को चाइना जो है वो कर रहा है, इसी वजह से चाइना ने इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया है। क्यों, क्योंकि देखो दलाई लामा को पसंद नहीं करता चाइना। क्यों पसंद नहीं करता, क्योंकि चाइना क्या चाहता था कि तिब्बत को कब्जा लिया जाए चाइना के द्वारा, और दलाई लामा जो है वो इनके अंडर काम करे, चाइना की गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन दलाई लामा वहां से भाग गए। अब भागने के बाद वो इंडिया में रह के क्या कर रहे हैं, ताइवान नहीं, तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं कि तिब्बत को कैसे भी आजाद कराया जाए चाइना से। अब इस बात को कौन पसंद नहीं करेगा, चाइना पसंद नहीं करेगा, उनको अलग करवाना चाह रहे हैं तिब्बत को। तो इसी वजह से दलाई लामा को कौन नहीं पसंद करता, चाइना पसंद नहीं करता। और लेकिन बौद्ध जो जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जहाँ पे बौद्ध धर्म फॉलो होता है, वहां पे दलाई लामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा जरूरी आदमी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है उनके धर्म के लिए। तो यहाँ पे इसलिए चाइना नहीं आ रहा है इस मीटिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दलाई लामा भी आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडिया में तो शुरू ही हुआ है रिलीजन, तो इंडिया को तो पूरा पूरा हक बनता है उसके ऊपर, उसके लिए काम करना रिलीजन के लिए। ये पहली मीटिंग हो रही है, इससे पहले ही हो जानी चाहिए थी मीटिंग, पर चलिए जब आए देर आए दुरुस्त आए, जब भी शुरू हो रही है, हो तो रही है कम से कम, है ना। तो इंडिया में तो होनी है मीटिंग, क्योंकि इंडिया में तो ये धर्म शुरू ही हुआ है, बौद्ध धर्म, समझ रहे हो आप। और अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया देखिए मीटिंग तो अब इंडिया ने अभी करी है, लेकिन इंडिया बौद्ध धर्म के लिए काफी दिनों से लड़ भी रहा है। कैसे लड़ रहा है, यूएन में, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र में क्या है, इंडिया कौन कौन से धर्म के लिए लड़ रहा है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बुद्धिस्ट धर्म और पारसी धर्म, इन सब के लिए इंडिया लड़ रहा है। अब इन सब के लिए इंडिया कैसे लड़ रहा है, देखिए इंडिया का क्या कहना है कि जो यूनाइटेड नेशन है जो, वो खाली अब्राहिम रिलीजन्स होते हैं, है ना, जो अब्राहम रिलीजन्स होते हैं उनके लिए काम कर रहा है ना। और जो धार्मिक रिलीजन है, ये जितने भी रिलीजन है ना, ये जो धर्म सारे, इनको धार्मिक रिलीजन बोला जाता है, ठीक है। और फिर अब्राहिम रिलीजन कौन से होते हैं, अब्राहिम रिलीजन होते हैं क्रिश्चियनिटी, है ना, ईसा मसीह वाला, फिर जुडाइज्म, और उसके बाद मुस्लिम धर्म, ठीक है। मुस्लिम धर्म आप सब जानते होंगे, क्रिश्चियनिटी मैंने आपको बता दिया, जुडाइज्म कौन सा होता है, यहूदियों वाला, जो यहूदियों वाला है, जो इजराइल में चलता है, वो होता है आपका जुडाइज्म, ठीक है। ये जो तीनों धर्म है, इनको क्या बोला जाता है, अब्राहिम रिलीजन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनका अब्राहिम कोई था व्यक्ति, मेरे को देखो इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन कोई व्यक्ति था अब्राहिम, उनसे कैसे करके इनका रिलेशन है तीनों का, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, अब्राहिम रिलीजन बोला जाता है, ठीक है ना। मैं गलत हूं तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इतनी पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन इनको अब्राहिम रिलीजन बोला जाता है ना। और इन सबको बोला जाता है धार्मिक रिलीजन, या फिर क्या बोला जाएगा, नॉन अब्राहिम रिलीजन। तो इंडिया का क्या बोलना है कि जो यूएन है ना, वो खाली फोकस करता है अब्राहिम रिलीजन के, इनके लोगों के साथ मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार हो गया तो सबसे पहले कौन आता है, यूएन उठ के आता है। क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऊपर कुछ हो गया, है ना, ज्यूइश के ऊपर कुछ हो गया तो बहुत जल्दी उठ के आता है। लेकिन वहीं पे कितनी बार हमने देखा है सिख लोगों के ऊपर हमला हो गया, कितनी बार हमने देखा है लंदन हो गया, यूएसए हो गया, है ना, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे क्या हो रहा है, हिंदूज के ऊपर हमला हो रहा है, बौद्ध लोगों के ऊपर इतना हमला होता है ना।
पारसी लोगों के ऊपर इतना हमला होता है, जो आपके जैन लोग हैं उनके ऊपर हमला होता है, लेकिन यूएन जो है बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है ना। तो इंडिया का क्या बोलना है, इंडिया इसीलिए इनके लिए आवाज उठा रहा है कि आपकी नजर में तो सब समान होने चाहिए, आप इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठे हो तो आप धर्मों के बीच में डिवाइड कैसे कर सकते हो कि जो अब्राहिम रिलीजन है उनके लिए तो आप बोलते हो, बाकी जो रिलीजन है नॉन अब्राहिम रिलीजन या फिर धार्मिक रिलीजन उनके लिए आप बोल नहीं रहे हो। तो देखिए इंडिया इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही काम कर रहा है। ये सब धर्म भारत में शुरू हुए, पर्शियन धर्म देखिए भारत में नहीं शुरू हुआ, लेकिन अब तो भारत में ही मिलता है, कहीं और मिलता भी नहीं है ज्यादातर। पर्शियन जो आपका पारसी धर्म है, ठीक है, पारसी धर्म कौन सा धर्म है, जो पर्शिया में शुरू हुआ था। पर्शिया आज के समय का जो ईरान है, ठीक है, जब वहां पे मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने कब्जा कर लिया तो इन लोगों को वहां से मारने लगे या फिर इनको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, तो वहां से कुछ लोग भाग के भारत में आके रहने लगे थे, ठीक है, तो पारसी लोग होते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा पारसी धर्म का। तो जो पारसी लोग हैं वो यहाँ पे भारत में मिलते हैं, आपको और कहीं ज्यादा मिलते नहीं है, भारत में ज्यादा पारसी दो लोग मिलते हैं। देखिए भारत में तो आपको हर ही धर्म के लोग मिल जाएंगे, उसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। जब लोगों को कहीं जगह नहीं मिली, जिन लोगों को सबने भगाने की कोशिश करी वो लोग आके भारत में रहे, भारत में उनको खुले हाथों से उनका वेलकम किया, है ना। और इंडिया सबको इतनी इज्जत देता है जितनी हिंदू धर्म को देता है ना। और बाकी कोई भी धर्म आप बोल दो, सिख धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म जो भारत में शुरू हुए, जितनी इनको इज्जत मिलती है इतनी ही बाकी रिलीजन्स को भी इंडिया में इज्जत मिलती है, बाकी धर्मों को भी इज्जत मिलती है, ठीक है। तो यही बोलना है भारत का यूएन से कि आप सबको बराबर तरीके से ट्रीट करो। हम ये नहीं बोल रहे हमको ऊपर ट्रीट करो उनको नीचे ट्रीट करो, हम सबको बराबर तरीके से ट्रीट करो, ये भारत का बोलना है। तो इंडिया इनके लिए लड़ तो पहले से ही रहा है, अब मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराएगा ताकि इनके ऊपर पूरा अपना काम करा जा सके भारत की सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए बोर्ड देख लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको बताया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई सारी न्यूज में से मुझे वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। तो जो कल की वीडियो होगी आपकी, जो 25 अप्रैल की वीडियो होगी, इसमें मैं आपको जो भी समझ में नहीं आया वो समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।